गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। आज हम लोग चूंकि रैंकिंग समाप्त कर चुके हैं तो आज से हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट को कहते हैं बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को कहते हैं बैठक व्यवस्था। इंग्लिश में सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बैठक व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैठक व्यवस्था तीन प्रकार की होती है, सर्कुलर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। सर्कुलर क्या होगा? सर्कुलर का मतलब होता है जिसे कहेगा कि 6 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, या कहेगा 10 विद्यार्थी एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो ये होती है सर्कुलर व्यवस्था। हॉरिजेंटल क्या है? 8 दोस्त एक पंक्ति में बाएं से दाएं होके बैठे हुए हैं, या 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, सबका मुंह उत्तर की ओर है या उत्तर दक्षिण की ओर है, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज अरेंजमेंट। तीसरा होगा वर्टिकल। वर्टिकल अरेंजमेंट में क्या हो? 2-3 प्रकार होगा। वर्टिकल अरेंजमेंट में जैसे कहेगा सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार 6 विषयों की 6 अलग अलग अध्यापक पढ़ाते हैं, तो दिन जो होता है वर्टिकल ही आता है, क्रम से आता है। या ये कहेंगे कि एक 6 मंजिले इमारत के प्रत्येक मंजिल पर 2 फ्लैट हैं। अब अगर इमारत 6 मंजिल है तो ऊपर नीचे ही होगी। और एक और होगा, वो ये कि कविता नेहा से लंबी है, गीता रीता से छोटी है ना, नेहा मोहिनी से लंबी है परंतु गीता से छोटी है, तो सबसे लंबा कौन, सबसे छोटा कौन? ये 3-4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब सवाल है कि ऐसे प्रश्नों के लिए करने के लिए हमें चाहिए क्या? पहली बात, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कैलेंडर, क्लॉक और रैंकिंग जैसे टॉपिक पढ़ चुके हैं, जहां पे आपने ये भी सीखा कि सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और आपने ये भी सीखा कि प्रश्न का लेवल कैसे चेंज कर देगा तो वो सी सेट बन जाएगा। सी सेट कुछ अलग प्रक्रिया नहीं है, प्रश्न के लेवल को टेक्निकल बना देना सी सेट की प्रक्रिया है। तो चूंकि सी सेट प्रक्रिया अब आप जान चुके हैं और इतने दिन से क्लास कर रहे हैं तो लगभग आपको अंदाजा है। तो पहला काम प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। दूसरा काम, जैसा कह रहा हो, जितना कह रहा हो उस हिसाब से चलना। लास्ट मोमेंट तक केयर बना के रखना, क्योंकि मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये आप जगह जगह बोर्ड पे देखते होंगे ना। तो सी सेट में भी यही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कई विद्यार्थी हमको मिल जाते हैं, कई बार हमसे पूछते सर मेरा सी सेट बहुत बढ़िया चल रहा है, धुआंधार चल रहा है, जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ ठीक है, मेहनत करते रहो। वही विद्यार्थी जब 1 साल बाद मिलता है तब तक उसका जीएस ठीक हो चुका होता है, लेकिन जब वो सीरियस होकर अटेम्प्ट दे रहा होता है, सुबह जीएस का पेपर ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन सीसेट के पेपर को लेकर घबराहट रहती है ना, क्योंकि 33% पाना है, माइनस मार्किंग है, क्वालिफाई करना है। तो ये सारा गेम जो है केयर का है, जितनी सावधानी रखेंगे उतनी चीजें आपके लिए आसान होंगी। तो अभी फिलहाल हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऊपर नीचे करके दिया रहता है। वर्टिकल अरेंजमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न को करेंगे, बोर्ड पे कराएंगे, कुछ आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, दोनों काम चलेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट के लिए प्रश्न मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको 2 मिनट का समय दूंगा। आपका आंसर गलत आए, सही आए, अच्छा है या बुरा है, आपको प्रयास करने हैं। फिर मैं बताऊंगा कि इसमें क्या गलत था और क्या सही था। ओके, पहला प्रश्न, मोहन सोहन से लंबा है। मोहन सोहन से लंबा है। नीरज कमल से लंबा है। लंबा है जो दीपक से लंबा है।
जो दीपक से लंबा है। पंकज सोहन से नाटा है तथा नीरज से लंबा है, तथा नीरज से लंबा है। लंबा है तो आपको पता करना है सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा कौन और सबसे छोटा कौन। ये दो प्रश्न आपको पता करने हैं, ठीक है, आप ट्राई करो। नाटा मीन्स स्मॉल और लंबा मीन्स टॉल। सबसे पहले बी केयरफुल, हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है और जैसा कहेगा जितना कहेगा उतना चलेंगे। मोहन सोहन से लंबा है। दरअसल लंबा और छोटा निकालने के कई तरीके होते हैं, आपने भी देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने कभी पढ़ा होगा। एक तो लंबा छोटा के लिए लोग ग्रेटर देन एंड लेस देन का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग खंभे बनाते हैं ऐसे, तो लंबा है वो छोटा है। दरअसल ये दोनों पद्धतियां किसी समय आपको फंसा सकती हैं और फिर आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो तीसरी पद्धति क्या है, आपने देखा होगा टीवी में, हकीकत में नहीं, ओलंपिक जब गेम हो जाते हैं तो 3 खिलाड़ी, जो एक गोल्ड जीतता है, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज जीतता है, तीनों के जीतने के बाद ऐसे एक स्टूल टाइप का लगाया जाता है ना। गोल्ड वाले का सबसे ऊंचा रहता है, फिर सिल्वर वाले का रहता है, फिर ब्रॉन्ज वाले का रहता है। उसी पे वो खिलाड़ी खड़े होते हैं, मतलब सिंबॉलिक। जाहिर सी बात है जो लंबा है वो ऊपर होगा। तो पहली लाइन मोहन सोहन से लंबा है, तो हमने लिखा मोहन सोहन से लंबा है, लिख दिया आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। फिर कह रहा है नीरज कमल से लंबा है। ध्यान से देखना, नीरज कमल से लंबा है। मोहन सोहन से नीरज और कमल का कोई लेना देना नहीं, क्या है, नहीं है। अगर लेना देना होता, आंकड़ा दिया होता तो हम वैसे ही चलते। चूंकि इनसे रिलेटेड नहीं है तो हम बगल में लिखेंगे, क्योंकि साथ में तो है नहीं। नीरज
कमल से लंबा है। जो आपको सिखाया है, जो का मतलब होता है कि जो मिल जाए यहां, यानी कमल। जो से आप लेफ्ट चलिए, जो मिल जाए वही है जो। जो मतलब हु, इंग्लिश में हु और हिंदी में जो। मोहन नीरज कमल से लंबा है, जो दीपक से लंबा है। किससे लंबा है? दीपक से। बना दिया, चूंकि ये नीरज थे इसलिए बन गया। अगला डेटा कहता है पंकज सोहन से नाटा है। नाटा मतलब स्मॉलर। पंकज इज स्मॉलर देन सोहन। नाटा मतलब छोटा। पंकज सोहन से छोटा है, तो सोहन से छोटा इसलिए सोहन के नीचे लिख दिया। अगर सोहन से रिलेट ना करता फिर सोहन के नीचे न लिखता। पंकज सोहन से नाटा है तथा नीरज से लंबा है। इसका मतलब ऐसे, ऐसे दिख गया। ये वाला हिस्सा नीचे चला गया और ये कहां गया? ऊपर आ गया। तो हमारा उत्तर होगा सबसे लंबा मोहन और सबसे नाटा यानी छोटा कौन होगा? दीपक। जिसका जिसका भी आंसर है उन सारे लोगों का सही है। ठीक है। जिनका वीडियो नहीं चल रहा है, निशा आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे करो। बेटा तरीका कुछ भी हो, आंसर सही आना चाहिए। वैसे जिस तरीके को मैंने बताया है, कोशिश आपको इसी तरीके से करनी है, अदरवाइज कभी ना कभी आप फंस जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप कभी फंसे। अगला प्रश्न है, अमित विनोद से लंबा है। कमल विनोद से लंबा, लंबा परंतु दीपक से नाटा है। दीपक से नाटा है। नवीन दीपक से नाटा है। पहला प्रश्न, सबसे लंबा कौन? दूसरा, सबसे नाटा कौन? नाटा मतलब छोटा। सबसे नाटा कौन? नाटा मतलब छोटा। क्लास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन क्लास लाइव है। एक लिख रहा है क्लास रिकॉर्ड लग रही है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है चंद्र रोशन। हे चंद्र रोशन, मैं लाइव हूं, आप भी अब रोशन हो जाए। लिख रहा है क्लास रिकॉर्डेड है।
ठीक है, आप में से कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं, बट कुछ लोग धोखा खा गए। मैंने कहा था ना कि आप सी सेट के प्रश्नों को कांस्टेबल और दरोगा का पेपर मत समझा करो, या पटवारी का, है ना। ये सी सेट है। पहला प्रश्न एकदम आसान था, वो किसी एग्जाम में आएगा नहीं, यूपीएससी में तो किसी कीमत पे नहीं आएगा। दूसरा वाला आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखिए, अमित विनोद से लंबा है। अमित विनोद से लंबा है, बना दिया। ठीक है, कमल विनोद से लंबा परंतु दीपक से नाटा। अब आप ध्यान से देखना, अब कह रहा है कमल विनोद से लंबा है। कमल विनोद से लंबा है, तो विनोद से लंबा है तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना। अगर कहता कमल अमित से लंबा है तो अमित के ऊपर हो जाता। कहता कमल विनोद से नाटा है तो विनोद के नीचे आ जाता। चूंकि अमित भी विनोद से लंबा है और कह रहा है कमल भी विनोद से लंबा है, तो कमल और अमित की तो कोई तुलना ही नहीं की गई है। जब तुलना नहीं की गई है तो आप भी तुलना मत करिए, आप बगल में लिखिए कमल विनोद से लंबा है परंतु दीपक से नाटा है। किससे नाटा है? दीपक से। तो बना दिया। अब ध्यान से देखना, दीपक और कमल का अमित से कोई तुलना नहीं, दे आंकड़ा ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। आखिरी लाइन में है नवीन दीपक से नाटा है। अब ध्यान देना, नवीन दीपक से नाटा होगा, कमल और विनोद से नवीन का कोई लेना देना नहीं है। नवीन दीपक से नाटा होगा। दीपक से नाटा कौन होगा? नवीन। ये टोटल चार्ट आपके सामने है, यही आंकड़ा बनेगा। अब इस आंकड़े में ठीक है, अब सवाल यह है कि सबसे लंबा कौन? तो अमित भी लंबा हो सकता है और दीपक भी लंबा हो सकता है। सबसे नाटा कौन में? विनोद भी नाटा हो सकता है और नवीन भी नाटा हो सकता है। सो हमारा उत्तर क्या होगा? निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारित नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिसका सही है उसका सही है। मैंने तो पहले के दिन में तो देखता ही रहता हूं कौन क्या लिख रहा है। प्रश्न में बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बिना बुद्धि के इस्तेमाल किए मामला लफड़े में फंसेगा। अब हम प्रोसीजर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आपका और कॉम्प्लिकेटेड चलते हैं। दरअसल जब इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो आंकड़ों का 1 बाई 1 करके इस्तेमाल करते हैं। 1 बाई 1 का मतलब, अगर कोई कंफर्म डेटा है पहले उसे यूज करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो डेटा होगा उसे यूज करेंगे, फिर जो उससे रिलेटेड होगा, मतलब ये सिस्टम चलेगा। पहले पॉजिटिव और कंफर्म डेटा, फिर नेगेटिव डेटा। एक एग्जांपल देते हैं। छह अलग अलग विषय की पुस्तकें एक के ऊपर एक करके रखी गई हैं।
इतिहास और भूगोल के बीच दो पुस्तकें हैं, परंतु भूगोल इतिहास से ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है। भौतिकी और क्वेश्चन नंबर 1, सीसेट का पड़ोसी कौन है? और दूसरा, सबसे ऊपर कौन सा विषय है? सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है? ये दो प्रश्न आप कोशिश करो, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे। आप करिए, ट्राई करिए। हाँ दिव्या जायसवाल, देख लिया। निम्नलिखित में मीता की रैंक छात्राओं में दूसरी छोर से कौन दर्शाता है? आप इतना तो पता है कि उस पूरे रैंक में छात्राएं कितनी थी, ये पता है आपको? 28 कुल छात्राएं थी, 28। और मीता की रैंक ऊपर से लड़कियों में तीसरी थी, तो 28 में 3 घटाओ 25 है, आप 25 में 1 जोड़ दो 26 आ जाएगा। इतना पढ़ने के बाद भी दिक्कत है? हाँ देख लिया दिव्या, इतनी कमजोर मत बनो, प्रश्न को समझो। एक तो मौजवानी ही बता दिया। हाँ दिव्या, मैं आपको 2 बार जवाब दिया।
छह अलग अलग विषय की किताबें एक के ऊपर एक करके रखी गई हैं, तो ऐसे ही रखी होंगी। तो सबसे पहले आप उनके लिए प्लेस बना दो। बना दिया। जब भी कभी ऐसे आंकड़े आए तो आंकड़े आपको जो दिए होंगे ना डेटा, वो 3 प्रकार के होंगे। कैसा 3 प्रकार? कुछ डाटा पॉजिटिव तो होगा लेकिन कंफर्म नहीं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन के बीच में 3 किताबें हैं, पर कहाँ रहेंगी ये नहीं पता। तो डेटा पॉजिटिव तो है लेकिन कंफर्म नहीं। उसी तरह इतिहास और भूगोल के बीच में 2 किताबें हैं, भूगोल इतिहास से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी क्या प्रॉब्लम है कि डेटा तो पॉजिटिव है लेकिन कंफर्म नहीं। और तीसरा डेटा क्या है? नीचे से दूसरे स्थान पे गणित की पुस्तक है। अब ये एकदम कंफर्म है कि नीचे से जो दूसरा स्थान होगा वहां गणित की पुस्तक आएगी। कह सकता था कि ऊपर से दूसरा स्थान, तो ऊपर आ जाता। और एक लाइन है केमिस्ट्री उसका पड़ोसी नहीं है, ये क्या है? नेगेटिव डेटा है, तो नीचे से दूसरे स्थान पे मैथ है। और केमिस्ट्री जो है इसका पड़ोसी नहीं है, यानी केमिस्ट्री पड़ोस में नहीं बैठ सकता। दैट्स क्लियर। अब इसके पहले 2 प्रश्नों में आपने क्या सीखा था कि डेटा जिस नाम से रिलेटेड हो आंकड़े से उसी का इस्तेमाल होगा, दूसरा तो नहीं होगा। अब कह रहा है कि एक है इतिहास भूगोल वाला, इतिहास भूगोल तो अभी कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन केमिस्ट्री दिख रही है, रसायन दिख रहा है ना। तो हमारा फोकस किस पे होगा? रसायन से रिलेटेड डेटा हो या गणित से रिलेटेड डेटा हो। तो रसायन से रिलेटेड डेटा है 3 बुक्स बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रसायन और भौतिकी के बीच में 3 किताबें हैं। अब देखिए, आप यहां रसायन नहीं रख सकते, यहां रखेंगे तो 2 ही किताब आएंगी, यानी भौतिकी रसायन रखने के लिए यही 2 जगह हैं। खूब ध्यान से देख लीजिए, इन 2 जगह के अलावा कहीं और आप भौतिकी रसायन रख ही नहीं सकते, और कहीं रखेंगे तो बीच में 3 किताबें नहीं आएंगी, क्योंकि मैंडेटरी है कि 3 किताबें बीच में आनी चाहिए। अब यहां तो रसायन रख नहीं सकते, तो यहां क्या रखेंगे? भौतिकी यानी फिजिक्स, और यहां रख देंगे रसायन। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 बुक्स बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल के बीच में 2 किताबें हैं। ये देखिए, इतिहास और भूगोल के बीच में 2 किताब, परंतु भूगोल इतिहास से ऊपर नहीं है। भूगोल इतिहास से ऊपर, इतिहास और भूगोल के बीच में 2 किताबें हैं। तब ये 3 जगह खाली है हमारे पास, तो यहां और यहां रखेंगे तभी वो एडजस्ट होंगे, है ना। पर भूगोल इतिहास से ऊपर नहीं है, तो इतिहास ऊपर हो जाएगी और भूगोल यहां हो जाएगी, और यहां कौन हो जाएगा? सी सेट। तो सबसे ऊपर इतिहास और सी सेट की पड़ोसी रसायन और भूगोल, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देख लीजिए खूब ध्यान से। और ऐसे प्रश्नों की एक खासियत होती है
कि जब आपका आंकड़ा बन के तैयार हो जाएगा तो आप प्रश्न से पढ़ के उसको टैली करिए, अगर सही होगा तो टैली करेगा। अब जो मैंने प्रश्न लिखा है अगर उससे मिला के आप इसको टैली करेंगे तो सही होगा। ठीक है बच्चा, जिसका सही है समझ लो उसको जीवन में सब सही चल रहा है, और जिसका गलत है उसे अपने जीवन में सुधार करना चाहिए कि उसका भी सही चले। हाँ बच्चा, ऐसा ही दूंगा, बस थोड़ा सा अलग हटके दूंगा, है ना, क्योंकि रिपीटिशन तो नहीं करा सकता, बट मिलता जुलता है, इसी के दिमाग आपको इतना ही लगाना होगा। पांच दोस्त ABCDE इनमें A B से लंबा है परंतु C से नाटा है। A B से लंबा है परंतु C से नाटा है, नाटा नहीं हल्का है। C से हल्का है। D C से लंबा है तथा B से भारी है। E A से लंबा है परंतु सबसे लंबा नहीं है। फिर कहता है E D से भारी है। अगली लाइन है लंबा से नाटा के क्रम में
4 प्रश्न। सबसे लंबा कौन? सबसे नाटा कौन? सबसे भारी कौन? सबसे हल्का कौन? एकदम बिल्कुल सीरियस होकर इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना। इसके बाद हम चलेंगे सीधा हॉरिजेंटल की ओर, इसलिए एकदम सीरियस होकर अटेम्प्ट करना विदाउट एनी मिस्टेक। आराम से अटेम्प्ट करो, कोई जल्दी नहीं है। बट एक भी क्वेश्चन अगर ढंग से बन गया तो समझ लीजिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। सोचते रहिए, सोचते रहिए।
ना। आप पूरी ताकत लगा लीजिए, अब मैं इसमें ताकत लगाता हूं। देखो, कुछ लोग तो प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं पर सही तक पहुंच रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं उनकी गलत आंसर है, उसी पे रिजिट है कि नहीं यही होगा। अब कुछ केवल लिख रहे हैं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आईएएस आपको बनना है ना, सफलता आपको मिलनी चाहिए ना, तो जाहिर सी बात है एफर्ट आपको करना होगा। मेरा काम है आपको एक डायरेक्शन देना। डायरेक्शन मतलब कि हम आपको क्लास ऐसे चलाएं कि आप सोचें। हो सकता है आपका आंसर ना आए, हो सकता है गलत आंसर आए, तो क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ेगा जब आप कुछ सोचेंगे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं ना गलत हो रहा है सही, क्या फर्क पड़ता है? आप सोचें ना, हमारा मोटो क्या है। मैंने आपसे पहले दिन क्लास में कहा था कि मैं चाहता हूं कि जब मेरी क्लास समाप्त हो तब तक आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना वो बूस्ट हो जाए। मेरी क्लास की यही खासियत है, बूस्ट योर ब्रेन चेंज योर लाइफ। और बूस्ट कैसे होगा? जितना आप सोचेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। चलिए इस प्रश्न को मैं हल करता हूं। पहली बात, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद दो बातें क्लियर है। दो बातें, 5 दोस्त हैं, ये लंबे और छोटे भी हैं, भारी और हल्का भी हैं। अब कुछ लोग सोचे होंगे हल्का मतलब सोच लिए होंगे दिमाग से हल्का। दिमाग से हल्का नहीं, भारी और हल्का का मतलब वेट, वजन में भारी होंगे और वजन में हल्का होंगे। तो हमें वजन वाला भारी हल्का समझना है, यानी हमें लंबा से छोटा के क्रम में भी चलना है और भारी से हल्का के में भी। एक बात और कह रहा है, लंबा से नाटा के क्रम में, भारी से हल्का के क्रम में कोई सेम प्लेस पे नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर लंबाई में कोई दूसरे स्थान पे है तो वजन में दूसरे स्थान पे नहीं हो सकता। लंबाई में कोई टॉप पे है तो वजन में टॉप पे नहीं हो सकता। समझ गए? और ये हमें तब पता चलेगा जब हमारे सामने कुछ ऐसी सीन होगी। ये है लंबा वाला एरिया और ये है भारी वाला एरिया। ठीक है, बना दिया। पहला सवाल ये कि हमने इसको बनाया क्यों? इसलिए बनाया कि अगर लंबाई में कोई तीसरे स्थान पे आ जाए तो हमें पता रहे कि दिस इज द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ये प्रश्न की कंडीशन है कि वो आदमी तीसरे स्थान पे नहीं आना चाहिए। अगर कोई लंबाई पे टॉप पे आ जाए तो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन कि वो यहाँ टॉप पे नहीं आ सकता। दो बातें हमें पता चलेंगी तभी कि जब हम ये बना लेंगे। एक बात। दूसरा काम, जब डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, लंबा है, छोटा है, नाटा है, भारी है, हल्का है ना, तो हमेशा डेटा रफ में नोट करो। ये हमने रफ आइडिया बना लिया। अब रफ में भी दो हिस्सा बनाएंगे, एक तरफ लंबा वाला और एक तरफ भारी वाला। कह रहा है ए बी से लंबा है परंतु सी से हल्का है। बना दिया। ये देखिए, ए बी से लंबा है परंतु सी से हल्का, इसको हल्के वाले में डाल दिया। अब कह रहा है डी बी से लंबा है, बी से, बॉम्बे से, डी बी से लंबा है। अब यहां डी और बी का कोई रिलेशन नहीं है तो बगल में रख दो।
डी सॉरी डी सी से लंबा है, डी सी से लंबा है, ठीक है, बना दिया। डी सी से लंबा है परंतु ई से भारी है। ई से भारी कौन है? डी। अब ई डी को अलग इसलिए रखा क्योंकि सी ए से इसका कोई लेना देना नहीं। एक लाइन और है, ई ए से लंबा है। ई किससे लंबा है? ए से, तो ए से लंबा हो गया। फिर कह रहा है परंतु सबसे लंबा नहीं है। अब एक बार बताओ, टोटल 5 है, 5 में 3 तो ये दिख ही रहे। अब अगर ई सबसे लंबा नहीं है तो क्या हो सकता है? 2 कंडीशन होगी, या तो ई से ऊपर 2 लोग होंगे और नहीं कम से कम एक व्यक्ति तो ई से ऊपर होगा ही होगा। तो रफ के लिए आप यहां डॉट डॉट लाइन बना दीजिए, ठीक है, बना दिया। एक लाइन और है, ई डी से भारी है। ई किससे भारी है? डी सी से लंबा परंतु बी से भारी है। बी से भारी कौन है? डी। और एक लाइन और है, ई डी से भारी है। ई डी से भारी है, बना दिया रफ डेटा। अब इस डेटा को उठा के हम असेंबल करेंगे। एक लाइन याद रखना, जो सबसे नाटा है वही सबसे भारी होगा। अब ई ए बी जहां जाएंगे साथ साथ जाएंगे। अब देखो, ई ए बी यहां नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ई सबसे लंबा है नहीं, तो या तो ई से लंबे 2 लोग होंगे या तो एक व्यक्ति होगा। चलो अगर हम ई ए और बी यहां रख दें तो बी सबसे नाटा होगा, इस हिसाब से इसको सबसे भारी बनाना होगा। लेकिन आप देखो साफ साफ बी से भारी डी भी है और ई भी है, इसका मतलब ये भी डेटा गलत है। तो एक ही रास्ता बचता है कि ई यहां रखें, ए यहां रखें और बी को यहां रखें। रख दिया। अब लंबाई में केवल 2 लोग बचे, डी और सी, तो डी यहां कर दिया, सी यहां कर दिया। अब सी सबसे नाटा हो गया तो सी सबसे भारी हो गया। अब बचा ई डी बी। ई डी बी यहां नहीं रख सकते क्योंकि ई और ई, बी और बी समान प्लेस पे हो जाएंगे, इसलिए हम यहां रखेंगे। आ गया आंसर। इतना तो आपने बनाया है तो देख लीजिए। अब आप मेरे से सवाल ना पूछो सोनिया तनवर, ये मैंने बता दिया है। इसको डी सी ई ए बी, डी सी ई ए बी इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि बी फिर सबसे छोटा होगा और बी सबसे छोटा होगा तो बी को सबसे भारी बनाना पड़ेगा। और साफ साफ देखिए बी से भारी ऑलरेडी 2 लोग दिख रहे हैं। प्रश्न में कंडीशन है ना कि जो सबसे नाटा है वो सबसे भारी होगा। प्रश्न आसान नहीं है,
पर हम लोग आसान पढ़ने के लिए थोड़ी सी स्टडी क्लास पढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा। जिनका सही है वे सभी बधाई के पात्र हैं, और जिनका नहीं सही है वो भी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने प्रयास किया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बेटा, ये फ्यूचर का क्वेश्चन है। भविष्य में ऐसे प्रश्नों से मुलाकात होगी। अब आप, जब मैं चुप रहता हूं मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। अब आप मेरी बात ध्यान सुनो। कभी भी अरेंजमेंट का कोई भी प्रश्न आए तो 3 बातें याद रखो। पहला, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। दूसरा, ये खोजना कि डेटा किस किस टाइप का है, जैसे पॉजिटिव डेटा कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, कौन सा डेटा पॉजिटिव और कंफर्म दोनों है। जो डेटा पॉजिटिव और कंफर्म होगा उसे असेंबल करेंगे। तीसरी बात, जिस बात को कहा जा रहा है उसके लिए व्यवस्था देनी पड़ती है, सीट देनी पड़ती है। कोई बात नहीं, आज अरेंजमेंट की पहली क्लास है, कल तक आप फ्लो पे आ जाओगे, चिंता ना करो। जैसे अगर मैं कहूं कि एक 4 मंजिली इमारत है, प्रत्येक मंजिल पे 2 फ्लैट है, तो 4 मंजिल की इमारत ऐसे बना दो, बन गए। हर मंजिल पे 2-2 फ्लैट कर दो, कोई दिक्कत है फ्लैट बनाने में? बन गया। बिल्डिंग का बायां कौन है? ये लेफ्ट, आपका लेफ्ट बिल्डिंग का लेफ्ट, आपका राइट बिल्डिंग का राइट। दैट्स क्लियर। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा जब आप रूटीन में होंगे। और जब आपको मैं प्रश्न देता हूं करने के लिए, इसका मतलब ये ना समझो कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं या इरिटेट कर रहा हूं। मैं आपका टीचर हूं, आपका वेलविशर हूं। मैं ये बात जानता हूं कि अगर आपका दिमाग शार्प नहीं होगा तो न तो आप सीसेट क्वालिफाई कर पाएंगे, और जीएस के सब्जेक्ट भी आपको याद नहीं रहेंगे, और याद रहेंगे तो एग्जाम में काम नहीं आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपका ब्रेन शार्प, अब चूंकि ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो नहीं कि सामने देखो डांटो, तो ऑनलाइन वालों के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न, एक 3 मंजिले इमारत के प्रत्येक मंजिल पर 3 फ्लैट हैं। इनमें रहने वालों के नाम हैं राजू, काजू, बाजे, गाजे, कलुआ, मलुआ। एक 3 मंजिली इमारत के प्रत्येक मंजिल पर 3 फ्लैट है, इनमें रहने वालों के नाम है राजू, काजू, बाजे, गाजे, कलुआ, मलुआ। प्रत्येक मंजिल पर
एक फ्लैट खाली है, परंतु खाली फ्लैट समान स्तंभ में नहीं है। स्तंभ मतलब कॉलम, स्तंभ मतलब कॉलम, याद रखना। प्रश्न नंबर 1, सबसे ऊपर कौन सा फ्लैट खाली है? प्रश्न नंबर 2, दूसरी मंजिल पर बाएं कौन रहता है? बाएं मतलब लेफ्ट। ये है प्रश्न आपको। अब आपको सोचना है, समझना है, उत्तर देना है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है बच्चा, दरअसल बोर्ड पे मैं बड़ा इसलिए लिखता हूं कि आपको मोबाइल में देखने में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन तो बहुत छोटा है। अब कलुआ है, थोड़ा तो चमत्कार दिखाएगा ना।
राजू, काजू, बाजे, गाजे, कलुआ, मलुआ, इतने लोग हैं। एक 3 मंजिली इमारत के प्रत्येक मंजिल पर 3 फ्लैट है, ठीक, और रहने वाले कितने हैं? 6, राजू, काजू, कलुआ, मलुआ, बाजे और गाजे। अब सवाल है कि रहने वाले 6 हैं, फ्लैट 3 है और 9 है, इसका मतलब 3 फ्लैट खाली रहेंगे। उसने कहा प्रत्येक मंजिल पर 1 फ्लैट खाली है, पर खाली फ्लैट सेम कॉलम में नहीं है, यानी समान स्तंभ में ऐसे ऐसे नहीं है। अब जब सेम कॉलम में नहीं है तो कौन सा फ्लैट खाली रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, ये आप तो डिसाइड नहीं करेंगे, प्रश्न का डेटा डिसाइड करेगा। तो अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे सीधा प्रश्न पे। कह रहा है राजू सबसे ऊपर बाएं रहता है, तो ये है आपका बायां हाथ, ये जो मेरा बायां हाथ है इधर ही आपका भी बायां होगा, तो यहां हो गया राजू, ठीक। दूसरा कहता है बाजे सबसे नीचे दाएं रहता है, तो बाजे सबसे नीचे दाएं रहता है। कलुआ और मलुआ समान मंजिल पे रहते हैं परंतु पड़ोसी नहीं है। अब कलुआ मलुआ यहां नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि हर मंजिल पे 1 फ्लैट खाली रखना है। कलुआ और मलुआ यहां भी नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि हर मंजिल पे 1 फ्लैट खाली रखना है। तो कलुआ और मलुआ तो इसी फ्लोर पे रहेंगे, बीच वाले पे हैं, तो समान मंजिल पर परंतु पड़ोसी नहीं है, यानी कलुआ मलुआ यहां 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 नहीं बैठेंगे, जब बैठेंगे यहां यहां बैठेंगे। अब एक बात और, कलुआ किधर बैठेगा, मलुआ किधर बैठेगा, ये तो पता नहीं है। हो सकता है मलुआ को इधर बैठा हो, कलुआ झगड़ा कर ले, क्योंकि प्रश्न में कहीं नहीं दिया। तो यहां आप लिखेंगे कलुआ ऑब्लिक मलुआ, यानी कंफर्म नहीं होगा कि कौन बैठेगा, पर इन दोनों में से एक रहेगा, मलुआ ऑब्लिक कलुआ, ये तो कंफर्म है। तो ये फ्लैट खाली होगा, और जब ये फ्लैट खाली होगा तो ये फ्लैट खाली नहीं हो सकता, फिर ये होगा, ये फ्लैट खाली है तो ये नहीं हो सकता, ये होगा। आखिरी में एक बात और है, कह रहा है काजू कलुआ की मंजिल के नीचे नहीं रहता। काजू जो है कलुआ के नीचे, कलुआ की मंजिल कौन है? ये वाली, इसके नीचे नहीं रहेगा, तो काजू कहां जाएगा? और ये बाजे है और ये गाजे है। तो पहले प्रश्न का उत्तर, ऊपरी मंजिल पे कौन सा फ्लैट खाली है? सबसे किनारे दाहिने वाला, राइट साइड, ठीक है। और दूसरा प्रश्न कि दूसरी मंजिल पे बाईं ओर कौन रहेगा, निर्धारित नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि यहां पर कौन बैठेगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, जिसका जिसका सही है मुझे खुशी है, आपका सही हो, आपका भला हो, इसीलिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न, ABCDE 5 दोस्त एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर
मुख करके बैठे हैं। ए और सी के बीच दो दोस्त हैं। ठीक मध्य में कौन है? ये हैं दो प्रश्न हमारे सामने। अब जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न आपने पढ़ लिया, कहता है ABCD 5 दोस्त हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, सबका मुंह उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर। आराम से एक लाइन खींचिए ऐसे, 5 कुर्सियां लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 5।
अब पहला जो डेटा है वो ये है, ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव तो है लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि ए और सी यहां होंगे तब भी दो व्यक्ति होंगे, यहां होंगे तो भी व्यक्ति होंगे, यहां होंगे तो भी व्यक्ति होंगे, परंतु सी किसी किनारे पे नहीं, ये नेगेटिव डेटा है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेटा लेंगे। पॉजिटिव डेटा क्या है? पॉजिटिव डेटा में कहता है कि बी दाहिने से दूसरे स्थान पे, ये है आपका दाहिना और ये है आपका बायां, तो दाहिने से दूसरे स्थान पे कौन है? बी, बैठा दिया। और ई उसका पड़ोसी नहीं है, अर्थात ई यहां पर और यहां पर नहीं बैठ सकता। एकदम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। जिनके आ गए हो बधाई के पात्र हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा वो देखें, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। बी दाहिने से दूसरे स्थान पे और ई उसका पड़ोसी नहीं है, तो ऊपर करके हमने काट दिया। और जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, कोशिश करना एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करने की, तो आपसे गलती नहीं होगी। अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ना, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, आज अरेंजमेंट, जैसे जैसे मैंने अटेम्प्ट किया वैसे अगर आप अटेम्प्ट करेंगे कॉपी करते हुए तो आपसे गलती नहीं होगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। अब एक डेटा है कि ए और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। आपको याद है जैसे अभी वर्टिकल वाला आप कर रहे थे कि नीचे से दूसरे स्थान पे गणित की पुस्तक थी, केमिस्ट्री उसकी पड़ोसी नहीं थी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में 3 किताबें थी। वैसे बी यहां हो गया, ए और सी के बीच में दो व्यक्ति होने चाहिए। अब यही दो जगह है, देख लीजिए, ये और ये, जहां ए और सी को आप बैठा सकते हैं। इसके अलावा आप ए और सी को कहीं भी बैठा ही नहीं सकते, मजबूर है, क्योंकि उनके बीच में दो व्यक्ति होने चाहिए। यही 4 जगह खाली हैं। और आप कहीं देख लीजिए, जिसको भी डाउट हो, जो बाबा टाइप का स्टूडेंट हो, जो थोड़ी देर कुछ और काम करने के बाद फिर पूछता हो ना फिर से बताइए, वो ध्यान से देख ले, यहां और यहां के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पे ए और सी को रखेंगे तो दो व्यक्ति आएंगे। दैट्स क्लियर। अब सवाल है कि ए यहां बैठेगा कि सी यहां बैठेगा, सी यहां बैठेगा। ये कहता है सी किसी किनारे पर नहीं है, यानी इस किनारे पर सी नहीं आ सकता। तो यहां कौन आएगा? ए, और यहां कौन आएगा? सी। या अब ई यहां बैठ नहीं सकता तो ई कहां बैठेगा? यहां कौन हो गया? डी, ईडी, ईडी, बिल्कुल, वेरी गुड, ईडी इज द राइट आंसर। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी कीमत पे नहीं करना है, जो भी विद्यार्थी हैं, है ना, जल्दबाजी नहीं करना। मैं पूरा टाइम देता हूं आपको, मेरी बात समझो यार। बचपन से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कम से कम जितने लोग क्लास ले रहे हो, मैं मान के चलता हूं सभी 12th पास हैं। आप में से में मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट भी होंगे, आप में से कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ ने पीएचडी भी कर रखी होगी। मैं मान के चलता हूं कि आप सभी 12th पास हैं। खूब ध्यान से सुनना, 12th पास का मतलब 12 साल, फर्स्ट से लेके 12th तक 12 साल आपने स्टडी किया है। 12 साल स्टडी करने के बाद भी बहुत से ऐसे बेसिक पॉइंट्स होंगे जो आपको पता ही नहीं है। पहाड़ा तो आज भी एकदम समझ लो कि पहाड़ जैसा ही दिखता। कोई कह दे पहाड़ा सुनाओ तभी शादी होगी, तो फिर शादी नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ आएगा ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह बच्चा कि हम सीख रहे हैं, ये जो मेरी क्लास चल रही है ना, ये रीजनिंग मैथ की क्लास नहीं है, पहले ही बता चुका हूं, ये सीसेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस क्लास में सीखा जा सकता है, रटा नहीं जा सकता। और जितना आप फोकस करेंगे, जितना आपका दिमाग कैलकुलेशन करेगा, जितना आपका दिमाग वेरियस टाइप ऑफ एंगल में सोचने की कोशिश करेगा, उतना ही दिमाग का एक्सरसाइज होगा। और जब दिमाग का एक्सरसाइज होगा तो दिमाग शार्प होगा। तो हम तो चाहते हैं दिमाग शार्प हो, है ना। चलो, ये बन गया। अब अगले प्रश्न पे ले चलते हैं। आठ दोस्त ABCD EFGH एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर
मुख करके बैठे हैं। ए और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एच का पड़ोसी कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, बाएं किनारे पे कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, दाएं किनारे पर कौन है? ये 3 प्रश्न है, सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए।
अब आपके करने की समय सीमा समाप्त। अब मैं अटेम्प्ट करता हूं। ये प्रश्न लिखा है कि 8 दोस्त हैं ABCDEFGH, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है। ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति है, बाएं से दूसरे स्थान पे जी है, जिसके दाहिने तीसरे स्थान पे एफ है। ए और सी किसी किनारे पे नहीं, डी सी का पड़ोसी है परंतु एफ का नहीं। बी के बाएं तीसरे स्थान पे ई है। बस इतना लिखा है। अब हमने पहला काम क्या किया, एक चार्ट बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला लाइन जो है ए और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं, ये डेटा पॉजिटिव तो है पर कंफर्म नहीं, तो इस डेटा को छोड़ देंगे। बाएं से दूसरे स्थान पे, ये है आपका बायां हाथ, दूसरे स्थान पे जी है, जिसके दाहिने तीसरे स्थान पे एफ है, तो इसका दाहिना इधर होगा, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन है, एफ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं, बड़ा डेटा है पर एक बात और है, ए और सी किसी किनारे पर नहीं है, अर्थात ए और सी यहां नहीं हो सकते, ए और सी यहां भी नहीं हो सकते। अब ध्यान से देखना, इन 2 जगह पे ए सी आ नहीं सकते, यहां भी नहीं आ सकते क्योंकि यहां जी है, तो एक यहां बैठेंगे तो 1 2 3 और दूसरा यहां बैठेगा, इन्हीं 2 जगह बैठेंगे ए और सी। देख लो आप, और कहीं बैठ ही नहीं सकते। तो सब, अब सवाल है कि ए किधर बैठेगा, सी किधर बैठेगा, ये तो क्लियर नहीं है, तो हमने ऐसे बना दिया। अब कहता है डी सी का पड़ोसी है परंतु एफ का नहीं, डी एफ का पड़ोसी हो ही नहीं सकता। अगर सी को हम यहां रखेंगे तो कह रहे हैं डी सी का पड़ोसी है, फिर डी को इधर तो रख नहीं पाएंगे, इधर रखना पड़ेगा, उस कंडीशन में एफ का भी पड़ोसी हो जाएगा। डी सी का पड़ोसी तो होगा, ये रहा सी और यहां रख दिया ए। अब कह रहा है डी सी का, सी के पड़ोसी ये 2 जगह है, डी सी का तो पड़ोसी है परंतु एफ का नहीं, यानी डी को यहां नहीं रख सकते, कहां रखेंगे, यहां पर। बी के बाएं तीसरे स्थान पे ई है, अब 2 ही जगह खाली है, 3 जगह खाली है। अगर बी को यहां रखेंगे, यहां पे 1 2 3 तीसरे स्थान पे ए बैठा है, तो बी को हम यहां रखेंगे, ये रहा बायां हाथ, पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन होगा, एक व्यक्ति बचा एच। एच के पड़ोसी एफ और सी, सबसे बाएं ई और सबसे दाहिने डी। आगे आंसर हमारा आसानी से। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। आप में से जिन लोगों को फिर भी खुराफात करने की वजह से क्लियर ना हुआ हो, आप एक बार वीडियो पूरा फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा कल भी, है ना। कल हम सर्कुलर भी करेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट, इससे रिलेटेड कुछ और टफ प्रश्न हम आपको, टफ का मतलब प्रश्न तो आसान होगा पर टेक्निकल होगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।